हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज़ 2.5 की असेसमेंट। तो ये भी थोड़ा कह लें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि फाइंड द रैंप रिस्पॉन्स फॉर अ सिस्टम हुज़ ट्रांसफर फंक्शन इज़ जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एस ओवर एस प्लस 4 एस प्लस 8। अब ये रैंप रिस्पॉन्स क्या है, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? बच्चों देखो, एक कोई भी सिस्टम है ना, वो कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो उसकी आउटपुट होती है। मतलब कि ये हमसे कहना चाह रहा है आउटपुट फाइंड आउट करके दो। अब ये रैंप का क्या मतलब है? मतलब रिस्पॉन्स से तो हमें कुछ मतलब पल्ले पड़ता है कि रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट मांग रहा है। आउटपुट आप सभी जानते हैं, मैंने आप सबको बताया हुआ है कि जी एफ एस का फार्मूला क्या होता है। जी एफ एस का मैंने आपको फार्मूला बताया था, जिस किसी को नहीं याद एक दफ़ा फिर से याद करवा देता हूँ। जी एफ एस बच्चों हमने यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, देखें जी एफ एस हमने स्टडी किया था, ये बराबर होता है सी एफ एस और आर एफ एस के। और इसमें सी एफ एस हमारी आउटपुट होती है और आर एफ एस हमारी इनपुट होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों आर एफ एस हमारी इनपुट है, मीन्स हमारा सिस्टम आपको पता है, हमारा सिस्टम उस वक्त तक बच्चों आउटपुट दे ही नहीं सकता जब तक उसको इनपुट ना मिले। यानी कि अगर इसने रैंप रिस्पॉन्स दिखाया ना, तो इसको रैंप सिग्नल मिला है, यानी कि रैंप के तौर पे एक सिग्नल मिला है। यानी कि अगर मैं आपको थापर लगाता हूँ ना, थप्पड़ मारता हूँ, तो आप उसका रिस्पॉन्स गुस्से में दिखाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको प्यार करता हूँ, मतलब कोई आपके साथ कह लें हमदर्दी दिखाता हूँ, तो आप उसका कह लें रिस्पॉन्स भी हमदर्दी की फॉर्म में दिखाओगे। दिस इज़ द मेन कंडीशन ऑफ आवर सिस्टम्स। ठीक है बच्चों, तो ये रैंप रिस्पॉन्स क्या चीज़ है? मतलब बच्चों रैंप का मतलब होता है एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। मतलब कि वो स्टेडी स्टेट नहीं है, वो बार बार ट्रांजिएंट है, मतलब चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है? वो बच्चों हमारा टाइम ही है, टी। तो दिस इज दैट्स वाई हम इसकी इनपुट जो है आर ऑफ एस, उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग लेना चाहेंगे। दैट्स वाई मैं आर ऑफ एस को यहाँ पे पता क्या लूँगा, यानी कि आर ऑफ टी टाइम की डोमेन में जो होगा वो टी के बराबर होगा। बट जब हम उसको कंसीडर कर लेंगे, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, क्योंकि हमने फार्मूला तो ये इस्तेमाल करना है आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि उसने बोला रैंप रिस्पॉन्स निकाल के दो। ये तो रैंप इनपुट है, यानी कि ये आर ऑफ टी इनपुट है। मुझे आउटपुट चाहिए, यानी कि सी एफ एस की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे आर एफ एस और जी एफ एस की वैल्यू चाहिए। आर एफ एस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, जबकि जी एफ एस मुझे दिया गया हुआ है। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल है। अब देखें आर एफ एस आपके सामने निकालने लगूँ, इसका मुझे लेना पड़ेगा लैपलास। जब दोनों तरफ लैपलास बच्चों यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इस तरह से कुछ आपके सामने ही है, यहाँ पे भी ऐसे लैपलास ले लिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप होते हैं, मैं एक ही बार में कर देता होता हूँ। अब ये बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चे कि सर यूनिट स्टेप होता नहीं है, तो वहाँ पे जो आपके टेबल में आइटम दिए गए हैं वहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन होता है यू ऑफ टी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यूनिट स्टेप की जो एम्पलीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वो 1 होती है। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हर एक चीज़ के साथ। हम चाहें तो डॉट 1 लगा के उसी वक्त उसके साथ यूनिट स्टेप को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि दिखाया नहीं जा रहा आपको। तो बच्चों देखो आर ऑफ टी का जब लैपलास लिया जाएगा तो ये चला जाएगा फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, और मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी की डोमेन में आपने कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना होता है, विच इज़ इक्वल टू। अब टी की मतलब लैपलास क्या है, देखें ये हमने टेबल रखा हुआ है अपने पास, ये देखें टी यू ऑफ टी, यानी कि मैंने आपको बताया यूनिट स्टेप फंक्शन, ये अभी फ्रीक्वेंसी की डोमेन में, सॉरी ये टाइम की डोमेन में, फ्रीक्वेंसी की डोमेन में ये इसका आंसर लिखा हुआ है साफ साफ। तो देखें ये बता रहा है कि टी यू ऑफ टी जब होगा, इसका जब लैपलास लिया जाएगा तो उसका आंसर आएगा 1 ओवर एस स्क्वायर, और यही चीज़ हमारे पास है। तो लिहाजा इसका जब लैपलास लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर एस का स्क्वायर। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करना चाहेंगे। देखें सी एफ एस का फार्मूला बनेगा जी एफ एस मल्टीप्लाई बाय आर एफ एस। तो बच्चों मैं यहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, या कह ले स्टेप नहीं लिखना चाहता, तो इसका फार्मूला आपको पता ही है क्या बनेगा, जी एफ एस मल्टीप्लाई बाय आर एफ एस। जी एफ एस की वैल्यू पहले पुट कर दें, ये आ गई। ठीक है, एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8 मल्टीप्लाई विद किसके साथ है, आर एफ एस। आर एफ एस आपका क्या है बच्चों 1 ओवर एस के, ये मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यानी कि ये था जी एफ एस मल्टीप्लाई बाय आर एफ एस, मैंने दोनों की वैल्यूज़ उठा के पुट कर दी। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास सी एफ एस का रिस्पांस बन गया ये इस तरह से कुछ। इसको आप सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, जो हमने आगे भी किया हुआ है, और मेरे ख्याल में यही हमने पहले से करके रखा हुआ है। मैं देख लेता हूँ, अगर तो हमने किया हुआ है मैं आपको उसका बताता हूँ कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, वो जाके आप देख लें कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बट बच्चों हम वो नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि उसमें एक चीज़ का फ़र्क तो होगा ही, ऊपर नंबर कुछ और होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा होना ही होना है। तो लिहाजा हम चलें इसको पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। सी एफ एस अभी इसके बराबर है, पहले हम इसका देखें सिंप्लीफाई करेंगे इसको थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये देखें 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 4
अब ये बच्चों देखो इसके रूट्स जो हैं ये क्या है, रियल हैं, रिपीटेड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं, क्या है। देखें पहले नंबर पे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आयोटा का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है, दैट्स वाई ये रियल रूट्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनमें से कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रही, यानी कि ये नॉन रिपीटेड है, डिस्टिंक्ट है, जिन्हें हम डिस्टिंक्ट और नॉन रिपीटेड एक ही वर्ड होता है। तो लिहाजा इसको सिंपल हम मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ए ओवर एस, एक एक आपने वेरिएबल बटे में रख लेना होता है, बी ओवर S+4 पहले नंबर पे, फिर C ओवर S+8, ये तीनों वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये हम निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे देखें पहले मैं A की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ ना, तो उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। इसी आपने टर्म को इस्तेमाल करना है, जिस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे उसके बटे वाली टर्म को आपने क्या करना है, उन सब में से क्या करना है, लीव आउट करवा देना करना है। देखें अब यही मैं टर्म लिखने लगा हूँ 1 ओवर, अब देखें इसके बटे में क्या है, s मौजूद है, तो यहाँ से मैं s को हटा दूंगा, यानी कि वो टर्म नहीं लिखूंगा जो उनके बटे में मौजूद होगी, जो टर्म आप फाइंड आउट कर रहे होगे। और जो उसके बटे में, ये ऐसे ही समझो बच्चों, जो इसके बटे में जिस चीज़ मौजूद है ना, हम उसका इस्तेमाल लिमिट के लिए कर लेते हैं, यानी कि उसको जीरो के इक्वल रख के लिमिट फाइंड आउट कर लेते होते हैं। तो देखें डायरेक्ट ही ये s इज इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि ये s थी, इसको मैंने जब जीरो के इक्वल रखा तो इसकी लिमिट आ गई s इज इक्वल टू जीरो, तो ये आगे, ठीक है। इसका तो इस्तेमाल हो चुका है, अब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, डेट्स वाई बस ये दो आएंगी टर्म्स, S+4 और S+8 ए के केस में, ठीक है। बी के केस में आपको पता है कुछ और ही होगा। अब ये लिमिट्स यहाँ पे हम लिख देंगे, s इज इक्वल टू जीरो, यानी कि s की जगह जीरो पुट करना है, तो देखें वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जब जीरो पुट हुआ, यहाँ पे जीरो पुट हुआ, तो ये आ गया 0+4 4 और 0+8 8, यानी कि 8 ज़र पे 4 32 आ गया, 1/32। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है बच्चों। लिमिट्स पुट करने के बाद सारा प्रोसीजर मैंने आपके सामने किया। अब बी जब फाइंड आउट करेंगे, देखें बी की ये वाली टर्म जो है इसके बटे में, इसको हम क्या करेंगे, लिमिट के लिए यहाँ से निकाल देंगे, S+4 इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे, लिमिट देखेंगे क्या आती है, देखें s इज इक्वल टू -4 आ जाती है, ठीक है। ये लिमिट के हिस्से में चला गया, पीछे ये दो टर्म्स रहेगी तो ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगी, 1 ओवर s इंटू S+8, यानी कि 4 निकल गया, बाकी दो टर्म्स आ गए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये लिमिट में इस्तेमाल हो गई इसकी अपनी टर्म -4। अब देखो जब मैं -4 बच्चों यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट होगा -4 इंटू -4+8, ये आपको कैलकुलेटर पे ही करके दिखा देता हूँ। ये देखो 1 ओवर -4 इंटू -4+8। अब बच्चों देखो 8 में से 4 माइनस करें तो 4 ही बचता है, इतना तो आप सभी जानते हैं, तो ये आ जाएगा -1/16, ठीक है। -1/16 आ रहा है, ये आ गया, बी भी आ गया। अब सी को फाइंड आउट करना है, तो देखें सी भी मैं यहीं पे फाइंड आउट करने लगा हूँ, सी इज इक्वल टू, अब देखें सी की ये वाली जो बच्चों टर्म है नीचे वाली, ये लिमिट के लिए इस्तेमाल होगी, फिर से S+8 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया s इज इक्वल टू -8, ठीक है। लिमिट तो हमें मिल गई, बाकी ये वाली टर्म निकल गया, बाकी की दो टर्म रह गई, s इंटू S+4, ठीक है जी। और ये आ गई s इज इक्वल टू -8। अब हम -8 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे -8 पुट हुआ और अंदर भी -8+4 पुट हुआ, तो ये मेरे पास बच्चों कुछ देखते हैं क्या निकलता है। अब ये देखें बाहर मैंने -8 पुट किया, ठीक है, 1 ओवर -8 आ गया, और अंदर जब -8 पुट बच्चों करूँगा क्या होगा, -8+4 होगा और -4 आएगा इसके केस में, तो ये आएगा इस तरह से, देखें ये बन जाएगा, यानी कि 1/32 आएगा। ये आ गए सारे। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो अगर हमारा C(f)s इस चीज़ के बराबर हो सकता है और हमारी ये वाली टर्म पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इन टर्म्स के बराबर हो सकती है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है, यानी कि मैं C(f)s को इनके बराबर भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो ये C(f)s इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें मैं वही काम करने लगूँ आपके सामने, C(f)s इज इक्वल टू, तो बच्चों C(f)s को अब हमने इन टर्म्स के इक्वल लिखना है, इनकी वैल्यूज पुट करके देखें। पहले मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि 1/32 है, तो इसको आप अलहदा से शुरू में लिख लो इस तरह से 1/32, और इसके साथ जो वेरिएबल है उसको इस तरह से लिख दो आगे 1/s, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। अब इसी तरह से देखें b की वैल्यू भी आप ऐसे लिख लें पहले, यानी कि देखें माइनस में थी, मैंने चलें पहले ये ऐसे अलहदा लिख दी -1/16, और इसके जो बटे में था उसको ऐसे साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि जब उनको इकट्ठा करूंगा फिर भी वही टर्म आएगी 1/s+4, ठीक है। अब c की बात आती है, देखें c की वैल्यू मैंने भी ऐसे ही पुट कर दी 1/32, और आगे इसका जो बटा था उसको अलहदा कर दिया। और आप सब जानते हैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे भी टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है थ्रू लैप्लास इनवर्स, तो दैट्स वाई मैंने इनको अलहदा ही रखा है। अब देखें मैं सबके ऊपर इनवर्स ऑफ लैप्लास अप्लाई कर दूंगा, अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा L माइनस इंटू C(f)s, और ये 1/32 ऐसे आगे, और इसका इनवर्स लैप्लास आएगा।
आगे प्लस ये -1/16 बच्चों शुरू में, और आगे आ गया लैप्लास इन्वर्स किस चीज़ का, 1/s+4 का। इसी तरह से यहाँ पे भी 1/32 शुरू में, और इन्वर्स लैप्लास आ गया 1/s+8 का। तो देखो बच्चों, जब किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन का इन्वर्स लैप्लास लिया जाता है वो चली जाती है टाइम डोमेन में, और टाइम डोमेन में हम वेरिएबल्स को स्मॉल वेरिएबल्स से यानी कि स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। देखें मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये आ जाएगा 1/32 क्या आएगा अब हम देखते हैं थ्रू टेबल। ये मेरे पास टेबल है कटेड फॉर्म में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1/s, जहाँ पे 1/s का यानी कि लैप्लास इन्वर्स लिया जाए तो ये कन्वर्ट किस में होता है, ये देखें ये 1/s है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जब हम लैप्लास इन्वर्स लेते हैं आपको पता है टाइम डोमेन में हमारा फंक्शन चला जाता है, तो टाइम डोमेन में ये वाली इसकी वैल्यू है, यानी कि 1/s का अगर आप लैप्लास इन्वर्स लेते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, u(t) में, तो ये आ गया u(t), ठीक है। इसी तरह से अब ये था -1/16, इसकी ज़रा बात करते हैं। देखें ये 1/s+4 है, यानी कि इसके साथ एक कांस्टेंट जमा हो रहा है। अब ये देखें कौन से नंबर पे, ये वाले आइटम नंबर 5 है ये। देखें s में a+ हो रहा है, यानी कि a एक कांस्टेंट है। यहाँ पे a की क्या वैल्यू है बच्चों, 4। तो देखो यहाँ पे यानी कि टाइम डोमेन में क्या होगा, a की जगह वो वैल्यू पुट हो जाएगी, 4 पुट हो जाएगा, e की पावर -4t आ जाएगा, e की पावर -4t साथ में ut, ठीक है बच्चों। और लास्ट वाले का भी यही सीन है, देखो इनके साथ भी वही सीन है कि s+8 है, यानी कि कांस्टेंट है, बस 4 की जगह 8 पुट हो जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर -8t ut। तो बच्चों आप चाहो अब एक आपने काम कर लेना खुद से ही, इन सब में से u(t) कॉमन आ सकता है, वो आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से आपको पूरा रिलैक्स है। अदरवाइज़ हो सकता है आपके मतलब कि वो जो है क्या नाम है बुक वाला है, उसने u(t) की जगह 1 पुट करके सिंपल ये जवाब लिखा हो, 1/32 -1/16 e की पावर -4t, और इसी तरह 1/32 e की पावर -8t, यानी जहाँ जहाँ ut है वहाँ पे 1 पुट कर दिया हो, ठीक है। तो मुझे अभी इजाज़त दें।